संवैधानिक रूप से तो जिनके पास 2/3 से ज्यादा सदस्य होंगे वो असली टीएमसी मानी जाएगी। यानी अभी तक रितव्रत वाला जो अभी वोट है। तो अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात करें तो रितव्रता की जो पार्टी मतलब उनका जो गुट है उसे ही असली टीएमसी माना जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी उसे ही इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी पर मुहर लगाया जिस पर 2/3 से ज्यादा विधायक थे जी। ऑब्वियसली इस केस में भी वहाँ भी वही है। और अगर 19 जिसकी चर्चा की जा रही है कि लिस्ट जारी हो गया है, 19 लोगों ने साइन कर दिया है, 19 सांसद, लोकसभा सांसद दरअसल, तो वो जिस तरफ है पार्टी वो मानी जाएगी। ममता बनर्जी के सामने ये मुश्किल है जरूर। देखिए अभी जो बात कह रहे थे हमारे साथी हैं बीरेन, वही बात मैं भी कल से कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी का सारा संघर्ष, देखिए चुनाव 5 राज्यों में हुए और आप देख लें तो असम और पुडुचेरी को छोड़ दें 3 जगहों पर सत्ता बदल गए। तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी थी वो हार गई, केरलम में जो रूलिंग पार्टी थी या रूलिंग अलायंस था वो भी हार गया, पश्चिम बंगाल में भी हो गया तख्ता पलट। अब देखें तो अन्य प्रदेशों में और पश्चिम बंगाल में क्या अंतर हो रहा है। वहां पर डीएमके तो चल रहा है, डीएम में ऐसी तोड़फोड़ नहीं हो रही है, टूट-फूट नहीं हो रही है। बिल्कुल। लेफ्ट पार्टी भी जहां पर थी केरलम में वहां पर वो है, वहां पर भी कुछ ऐसा भूचाल नहीं मचा हुआ है। ममता बनर्जी के साथ ऐसा दरअसल क्यों हुआ, उसका एक सिंपल रीजन है, मुझे लगता है उसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी का ये जो संघर्ष भी रहा है, जो बात वीरेन कह रहे थे कि वामपंथी सत्ता को हटाने के लिए, तो ममता बनर्जी का संघर्ष सत्ता के लिए संघर्ष रहा है, उनका संघर्ष किसी विचारधारा के लिए नहीं रहा है। इसके अपोजिट आप देखें तो लेफ्ट की अपनी एक विचारधारा है, वो पूरी दुनिया में साम्यवाद, इक्वलिटी कायम करने के लिए आंदोलन करते हैं और वहां पर जब सरकार में आते हैं तो वैसी नीतियां बनाते हैं। वो उनका जुड़ाव जो है वो विचारधारा के स्तर पर है। डीएमके जैसी पार्टियां हैं, उनकी अपनी एक द्रविड़ियन विचारधारा है, उसको लेकर के वो आगे चलते हैं। हिंदुत्व विरोधी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ उनका एक स्टैंड है, उस पर वो मजबूती से कायम रहते हैं। सरकार आती है जाती है लेकिन उनकी विचारधारा उनके साथ रहती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, बिल्कुल, चाहे वो उग्र हिंदुत्व की विचारधारा रही हो, राष्ट्रवाद की विचारधारा रही हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा रही हो, जो भी रही हो, वो एक विचारधारा को लेकर के चलते हैं, सरकार में आते हैं। सरकार उनकी, अब समझिए कि 2004 में शाइनिंग इंडिया के बावजूद भी उनकी सरकार गिर गई थी और 10 साल वो सत्ता से बाहर रहे, लेकिन वो अपनी विचारधारा को उन्होंने मजबूती के साथ पकड़े रखा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पास यही सबसे बड़ी मुश्किल थी कि इनकी ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी। ये समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो एक मौलिकता जो होती है इसमें नहीं थी। ये संघर्ष कर रहे थे सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता मिल गया, तब तक संघर्ष इनका सफल रहा और लोग भी इनके साथ जुटे रहे। अब जब सत्ता ही नहीं है, सत्ता के लिए इनके पास लोग थे, सत्ता अब इनके पास है नहीं, तो लोग क्यों रहेंगे। तो एक तो वैचारिक पक्ष है इसका, विचारधारा का पक्ष है, और दूसरा है आर्थिक लाभ का पक्ष। बिल्कुल, जो राम कुमार जी कह रहे थे टोलेबाजों की राजनीति, तो पश्चिम बंगाल इसके लिए कुख्यात है, टोलेबाजों की। और मैं चाहता हूं कि जब नई सरकार बनी है शुभेंदु अधिकारी की, हालांकि शुभेंदु अधिकारी भी उसी स्कूल के हैं, लेकिन जब नई सरकार बनी है तो वो जो टोलेबाजी वाली परंपरा है, अब मैं बहुत अप्रिय बात बोल रहा हूं, कटमनी वाली परंपरा है। क्योंकि ये देखिए, एक विधायक पश्चिम बंगाल में ओपनली बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, माफी मांग रहे हैं लोगों से कि भाई हमने जो कटमनी लिया है हम वापस कर देंगे, हमें बख्श दो। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी की जो नई सरकार बनी है वो इस पर अंकुश लगाए, क्योंकि ये पूरे देश से खत्म हो रहा है और बंगाल में ये उसी तरह रैम्पेंटली चल रहा है, तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये 2 चीजें जो अब ममता बनर्जी के पास नहीं है, विचारधारा पहले से नहीं थी, अब सरकार भी नहीं है, तो टोलेबाजी भी नहीं चलेगी, वो जो आर्थिक लाभ आता था वो भी नहीं मिलेगा, तो ये लोग रहेंगे किसके लिए। विचारधारा रहता तो विचारधारा के लिए अटके रहते, तो पहले से नहीं थी, लाभ अब है नहीं, तो ये जा रहे हैं। साथ ही साथ राम कुमार जी के माध्यम से मैं उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि भैया इनसे सावधान रहिए, ये आपके लिए बदनामी लेके आ सकता है। देखिए, कोई आदमी कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देंगे, तो सरकार उसमें क्या कर लेगी। अब उनका मन है कि हम इनको समर्थन दें, लेकिन कहीं ये लगना नहीं चाहिए कि ये इनसे समर्थन मांगा जा रहा है, इन्हें साथ लिया जा रहा है। बिल्कुल, जब ऐसा लोगों को लगने लगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी वही है,
हमेशा लोग यही कहते थे ना, जो एक टाइम में सीपीएम के गुंडे थे वो टीएमसी में आ गए, अब टीएमसी वाले लोग बीजेपी में आ जाएंगे तो सब तो वही हो जाएगा, फिर बदला क्या? बिल्कुल, फिर सिर्फ निशान बदला। तो ये निशान बदले ना बदले उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या ममता बनर्जी की रही कि उनकी कोई ऐसी विचारधारा विकसित नहीं हो पाई 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद और लंबे संघर्ष के बावजूद। देखिए जेपी के समय की बात है, जेपी का आंदोलन जब हुआ था तो उनकी जीप के सामने आके प्रदर्शन कर रही थी ममता बनर्जी, तो एक स्ट्रीट फाइटर वाली उनकी छवि रही है। अच्छा, मैं एक बात और कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एटलीस्ट इस वक्त अभी तक ममता बनर्जी को राइट ऑफ नहीं कर सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी अब अप्रासंगिक हो गई है, उनमें वो क्षमता है, अगर वो मैदान में आए। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के पास ये क्यों गई है, कांग्रेस के पास तो कोई कैडर बचा नहीं रह गया पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस के पास न तो कार्यकर्ता है, न उनके पास वैसा धनबल है, न वो केंद्र की सरकार में है, न राज्य की सरकार में है। तो कांग्रेस से इनको क्या मिलेगा? हाँ, एक नैतिक बल मिल सकता है, सिर्फ उतना ही है। ममता बनर्जी को अभी तक तृणमूल कांग्रेस के लोग भी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक नेता के रूप में इनकी स्वीकार्यता है, एक नेता के रूप में इनकी स्वीकार्यता पश्चिम बंगाल के पब्लिक में भी होगी, क्योंकि ज्यादा गुस्सा देखिए अभिषेक को लेकर के है। तो ममता बनर्जी का रिसर्जेंस हो सकता है, उन्हें कुछ अपना जो उनका नीति है, उनका जो कार्यक्रम रहा है उसका पुनरावलोकन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो भगदड़ हो रही है, यह आपने जैसा कहा था प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या हम एक ऐसी डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं जहां पर सरकार पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष नाम का कोई चीज ही नहीं हो? तब तो फिर ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं राजशाही हो गया। बिल्कुल। राम कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है सचमुच कि अब टीएमसी अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है? केशव जी ने बिल्कुल इनकार किया इस बात से कि ममता बनर्जी अभी हार नहीं मानेंगी, उनको अभी हम ये नहीं कह सकते कि उनका राजनीतिक पतन हो गया है। बीजेपी कैसे देख रही है इसे? क्या सचमुच उन्हें लगना शुरू हो गया है कि टीएमसी और ममता बनर्जी का हो गया बस अब? देखिए, वीरेन जी और केशव भैया के कथन के अनुसार ये इनके पास कोई पॉलिसी तो थी नहीं इनके पास, और जिस तरह भरभरा के गिर रही है, जैसे किसी एक गैंग के 2-4 प्रमुख का काउंटर हो जाए, बाद में पूरी गैंग ही खत्म हो जाती है, उस तरह का टीएमसी आज नजर आ रहा है। आज के समय ऐसा ही नजर आ रहा है। और वीरेन ने कहा था कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। और दूसरी बात, देखिए पार्षद आज कांग्रेस में गए हैं, जा चुके हैं कई नगर पालिकाओं में। तीसरी बात यह है कि एक मनोज तिवारी, इनके क्रिकेटर, एक सांसद हुआ करते थे, शायद केशव भैया को याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा था? पैसे मांगे गए उनसे मांगा गया था। और इस चुनाव में 217 उनका टारगेट था, क्योंकि इनकी ओपनिंग 87 सीट से होती थी। MY के चक्कर में इन्होंने 45 लोगों के टिकट काटे, और जिसको टिकट दिए हैं उनसे भी मनी ली है, मनी। ये तो कुछ दिन और अंडा आंदोलन चलेगा तो सब कहेंगे हमने वसूल के उनको दिया है। ये बात आएगी, जनता का आक्रोश और जनता का जो सब्र फूटा है। लेकिन 5-5 करोड़ रुपए के उम्मीदवार से लिया गया शायद ये, और एक तो मैं मनोज तिवारी नाम लेके बता रहा हूं, उनसे मांगा गया और उनको मंत्री पद दिया गया, तो उनके लिए कोई कार्य नहीं था। एक ममता जी के भाई थे, उनको शिक्षक मंडल में लिया गया, तो उनके लिए कोई कार्य नहीं था। हाँ, या भी एक अल्पसंख्यक बोर्ड के ने रिजाइन दी, उनकी भी आप बाइट सुन लो। सब अपने अपने बाइटें छोटे छोटे मीडिया पे दे रहे हैं जी। ये तो मैं तो मनोज तिवारी का नाम लेके कहता हूँ, जो क्रिकेटर थे, वो उन्होंने कहा है साहब कि मेरा टिकट इसलिए काटा, मैं इतना पैसा नहीं दे पाया। तो पैसे जाते कहाँ थे? और एक दिन आपके एक चैनल पे किसी प्रवक्ता से मैंने पूछा था, फुलवरिया का जो टोल टैक्स था, सर बंगाल में सबसे बड़ा टोल टैक्स था केशव जी, 1 करोड़ रुपए पर डे की इनकम थी। और इनका फिक्स था कि जो वहां पे संभालता है पूरे ग्रुप को 35% और 65% सीधे सीधे इनके पास जाता था। किसके पास? अभिषेक बनर्जी के पास। तो वो फुलवरिया टोल जैसे ही बीजेपी, टोल तो बहुत सारे बंद हो गए, लेकिन विशेषकर फुलवरिया टोल जैसे ही बीजेपी जीती, सुबंधु जी ने पद भी मतलब मुख्यमंत्री पद का शपथ भी नहीं लिया था और सारा बंद हो गया। तो ये क्या जांच केशव जी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं सिर्फ एक फुलवरिया टोल। और अंत में कुछ दिनों में ये पुलिस अब बदल गई। पहले इनकी पुलिस वॉचमैन जैसी हो गई थी, और पुलिस को चलाता कौन था? पुलिस वेलफेयर बोर्ड चलाता था।
आज वो बोर्ड भी खत्म हो गया, सारी संस्थाएं खत्म हो गई, लेकिन यही पुलिस सबको निकलवाएगी और सबको निकालेगी। ये रुपए का भंडाफोड़ जरूर होगा। ये भी इसीलिए इन लोग कांग्रेस या इसी को सहायता अपनी लेना चाहते हैं। इतनी जल्दी केशव जी कोई पार्टी नहीं खत्म होती है। अगर नहीं। महाराष्ट्र में उबाठा एकनाथ शिंदे खड़े हुए या टूटे, बहुत उसमें मेहनतबाजी करनी पड़ी। कोई कामाख्या गया, कोई कहाँ गया। अभी कल का ही देखिए मध्य प्रदेश में रनवे पे 3 घंटा वो विधायक रुके और जैसे ही नामांकन रद्द हुआ रनवे से वापस आए और सब कल बेंगलोर भेजा जा रहा था। पर ऐसा बंगाल में नहीं हुआ। बंगाल में कोई उनका विधायक कोई बाहर नहीं गया, वहीं डटा रहा। दिल्ली में सांसद कोई कहीं नहीं गया, कोई रिसोर्ट पॉलिसी नहीं चली वहां पर केशव जी। ये जी बिल्कुल, ये जनता का भाई और राजनीतिक जो चुने हुए लोग उनका भी आक्रोश है। जनता का तो आक्रोश था। जनता ने अपना आक्रोश दिखा दिया है। 2026 के चुनाव परिणाम में वो दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन अब जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, उनका भी गुस्सा है, उनकी भी नाराजगी। आज देखिए कल्याण बनर्जी जैसे नेता, कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि भाई या तो पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे या मैं रहूंगा। वो क्लियर उनका स्टेटमेंट है। सारे नेता ये कह रहे हैं। अगर 64 विधायक अलग भी गए तो उन्होंने अध्यक्ष अभी तक ममता जी को ही रखा है। महाराष्ट्र में भी एक बात है, एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं लेकिन वो कुर्सी खाली रखी है अध्यक्ष वाली ठाकरे परिवार की। उसी तरह वहां भी उसी तरह वो अध्यक्ष वाली ममता जी के लिए उतना नहीं है, लेकिन ममता जी ने आंख बंद किया। आप तो खुश बहुत होंगे ना, महाराष्ट्र में जो हुआ तो उसके छींटे आपके दामन पे भी आए। यहाँ तो न हर्रे लगे न फिटकिरी, सब कुछ बैठे बिठाए अपने आप हो रहा है। देखिए महाराष्ट्र में जो वो हमारी रणनीति थी, लेकिन यहाँ वो रणनीति नहीं अपनाना पड़ा सर जी। किसी को रिसोर्ट पॉलिसी में नहीं भेजना पड़ा। किसी को अभी जैसे परसों की बात है कि मध्य प्रदेश से सारे विधायकों को प्लेन में भरा गया स्टार एयरलाइंस के। 3 घंटा रोडवे पे रोका गया, नामांकन रद्द हुआ, 3 घंटे बाद वापस एयरपोर्ट से लोग वापस गए। ऐसी पॉलिसी बंगाल में केशव जी नहीं करनी पड़ी। अगर जनता है तो जो नेता चुने गए तो उनका भी वही हाल है, क्योंकि उनको भी तो देना पड़ता था, उनको भी कटमनी देनी पड़ती थी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और एक बात बताता हूँ केशव जी, आप जब ये शुभेंदु जी शामिल हुए थे इसमें, तब ऐसा माहौल नहीं था। सबसे गंदा माहौल, सबसे ज्यादा अति 2021 के बाद हुई है। उसके पहले अभिषेक बनर्जी ना ऐसे थे, और शुभेंदु के समय शुभेंदु एक जनता के नेता थे। सर जनता जमा करते थे स्वबंधु कोकिला, लोगों के चाहते लोग। राम कुमार जी बस अब थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, यही शुभेंदु थे जिस पर आपने आरोप लगाया था। और इसी शुभेंदु अधिकारी का 2019, ज्यादा नहीं 2021 में आपकी पार्टी में आ गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान उनका अगर स्टेटमेंट प्ले कर दूं तो एक्चुअली यूट्यूब हमारे ऊपर स्ट्राइक मार देगा, इतना हिंसक है वो। बीजेपी के लिए क्या कह रहे थे शायद मुझे लगता नहीं है कि आपको याद दिलाने की जरूरत है। हमें सब पता है। शुभेंदु जी, हमें सब पता है। शुभेंदु जी थे तो वही उसी स्कूल के हैं। और आप सच कह रहे हैं कि जब तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक का उदय होने लगा तब शुभेंदु अधिकारी को लगा कि अब यहाँ पर हमारी संभावना नहीं है या हमारी संभावना कमतर है, वो दूसरे विकल्प तलाशने लगे। ये एक अलग बात है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के कार्य संस्कृति से अलग थे तो यह मुझे नहीं लगता, यह तो घोर आश्चर्य की बात है। और राम कुमार जी, हमारा भी बस पश्चिम बंगाल से बहुत आना जाना लगा रहा है, पारिवारिक संबंध है, कई सारे बिहार का हो पश्चिम बंगाल में रिश्ते हैं, काफ़ी हमारे परिवार के लोग वहाँ पर नौकरी पेशा भी हैं। ये कहना कतई मतलब मुझे लगता नहीं है कि न्यायोचित है कि ये सारी जो कुरीतियां हैं या अव्यवस्था है ये 2021 के, ये दरअसल सीपीएम के टाइम में भी थी, ये तृणमूल के टाइम में भी थी। और हमने खुद देखा है किस तरह से वहाँ इसका जंजाल था, जिसे आप टोलाबाज कह रहे हैं। भाई अगर कोई घर बना रहा है इस मोहल्ले में तो टीएमसी के कार्यकर्ता तय करते थे कि वो सीमेंट और बालू किस दुकान वाले से लेगा। इतनी आज़ादी भी नहीं थी वहाँ पर लोगों को, और सबका कुछ न कुछ हिस्सा बंधा हुआ था उसमें। किसी के घर के साथ आपका दंगा फसाद हो जाए, पुलिस आपकी एफआईआर तब तक नहीं लिखती जब तक कि आपके साथ एक टीएमसी कार्यकर्ता नहीं हो, और टीएमसी कार्यकर्ता जो डिक्टेट कराएगा पुलिस वही लिखेगी। ये तो होता रहा था। और मैं 2021 क्या उससे काफी पहले की बात आपको एकदम अपना आत्मभुक्त अनुभव तक कह सकता हूं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को यहां पर शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब जानते हैं ये होता रहा था। ये बहुत बड़ा, मैं
कोट अनकोट कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा। अगर शुभेंदु अधिकारी की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह संस्कृति खत्म कर दे, बहुत बड़ा सुधार होगा ये पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल की जनता आपको सर आंखों पर बिठाकर रखेगी, पूरी भारत की जनता इसके लिए आपको धन्यवाद देगी। जी राम कुमार जी। जी केशव भैया, आप बार बार कहते हो कि उनके आरोप, तो देखिए अशोक चौहान जब बीजेपी आरोप लगाते थे क्या कहते थे? राजनीतिक द्वेष। हेमंत बिस्वा का बात आता था तो यही कांग्रेसी कहते थे राजनीतिक दुश्मनी है। अजीत पवार में भी यही कहा जाता था। तो जब आज जो टीएमसी है ये ममता और अभिषेक के राज्य में लूट की है, और कल समझ लो सांसद हमारे पास आ गए तो ये सब आरोप हम पे लगेंगे। तो लूटे जा रहे थे, लूट हो रहा था, तब तो कोई सवाल नहीं उठा रहा था। सब यही कह रहे थे आपको बाइट्स मिल जाएगी, अजीत चौहान के विषय में भी मिल जाएगी, अजित पवार के विषय में भी मिल जाएगी, हेमंत बिस्वा की भी मिल जाएगी। राजनीतिक अपराधी को प्रश्रय देने वाला भी अपराधियों बराबर का भागीदारी होता है। किसी के ऊपर 302 का केस लगा हुआ है और उसे आप अपने घर में छुपा रहे हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं अभियोग लगेगा? बताइए सर मैं तो वो नाम लिया जो आपने नहीं लिया, लेकिन उस वक्त का जवाब क्या आता था? राजनीतिक द्वेष है, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं ऐसा कहते थे। तो वो कह रहे थे ना भ्रष्टाचार तो हुआ, आप कह रहे थे ना भ्रष्टाचार हुआ, और इन्हीं लोगों ने भ्रष्टाचार किया। चलिए शुभेंदु तो उसमें वॉशिंग मशीन में जाके एकदम पाक साफ हो गए। तो भैया जब तक उनके साथ थे तब तक किसी भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये नहीं कबूल किया कि भ्रष्टाचार हुआ है। सर मैं तो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। जो एक वहां पर संस्कृति बन गई थी पश्चिम बंगाल में, कटमनी की जो संस्कृति बनी हुई थी, टोलेबाजों की जो संस्कृति बनी हुई थी, यह कोई 2021 के बाद की घटना नहीं है। कांग्रेस का राज मैंने एटलीस्ट बंगाल में नहीं देखा है। सीपीएम के समय का बंगाल हमने देखा है, टीएमसी का बंगाल हमने देखा है। केशव जी विषयांतर नहीं होता हूं। अभी 16 लोगों पे अंडा आंदोलन चला, उसमें एक नेता के आंदोलन में मंडल अधिकारी और जिला अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको निष्कासित किया गया। तो आपने जो कहा ना संभलने का, वहां के लोग संभल के कर रहे हैं। उस आंदोलन में 2 कार्यकर्ता थे तो उनको निकाला गया तो है, लेकिन क्या होता है लोकल नेता जनता के साथ खड़ा नहीं होगा तो उसकी इज्जत नहीं होगी। ये लेकिन ध्यान सबको रखा है, सबको कहा जा रहा है, मंडल के लोगों को, जिला के लोगों को, कि आप उसमें शामिल मत हो। फिर भी होते हैं, क्योंकि अब जब मेरे पास 100 आदमी है, मैं आंदोलन कर रहा है, मेरे लोग आंदोलन पर जाएंगे, मैं नहीं खड़ा हूंगा तो फिर मेरे कैसे हुए वो लोग? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app